साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा है। ठीक हो भाई, कोई टेंशन तो नहीं है, मस्ती में जी रहे हो अपनी लाइफ। अरे जीते रहो, अपने को टेंशन लेनी नहीं है। देखो डिफेंस तो पैदा ही हुआ है इलाज करने के लिए, और अच्छे अच्छों का इलाज तभी संभव है कि जब हम टेक्निकली जो है मजबूत रहें। देखो साथियों, छोटी सी बात समझो, जब एक मकान बनता है या कोई ख़रीदारी करते हैं या कुछ भी हम लोग वर्कआउट करते हैं तो उसके दो तरीके हैं, या तो हम प्लान्ड करें या हम अनप्लान्ड करें। अगर हम प्लान्ड कर रहे हैं तो नुकसान भी कम से कम होगा और फ़ायदा ऑप्टिमम होगा, और अगर हम अनप्लान्ड है तो नुकसान ही नुकसान है। उदाहरण के लिए मान लो जी, मेरे को एक शर्ट खरीदी है, मैंने उसको रिसर्च ही नहीं करा और अल्टीमेटली मैं शर्ट लेकर आ गया और मालूम पड़ा कि उससे अच्छी ब्रांड उससे कम रेट में अवेलेबल थी, तो नुकसान कितना खा लिया मैंने। तो मेरा कहना यह है कि जब हम अपने पहनावे पे, अपने अदर पर्सपेक्टिव पे मेहनत कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो क्यों ना हम अपनी ड्राफ्टिंग्स में भी उन ऑप्टिमम फैक्टर्स को जो है इंकॉर्पोरेट करें, ताकि हमें कोई दिक्कत जो है नहीं हो और आसानी से हम अपने केस को जो है फाइट कर सकें। साथियों, आज का जो एजेंडा है उस पर्सपेक्टिव में मुझसे कई लोगों ने ये क्वेश्चन पूछे कि चेक का नोटिस आ गया, तो हमको कई एडवोकेट कहते हैं कि साहब पहले आप एफआईआर कटा दो, कुछ कहते हैं कि साहब रिप्लाई करो उसके बाद एफआईआर कटाओ, और कुछ कहते हैं कि देखते रहो, जब वो आगे अटैक करेंगे तब हम जो है एफआईआर कटाएंगे। तो हम करें क्या, इस पर्सपेक्टिव में रियल सीन क्या होगा। साथियों, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप रोड पर जा रहे हैं और कोई आपको चाटा मार दे तो आप क्या करोगे? आप रिएक्ट करोगे ना। उसने आपको एक चाटा दिया है, आप दो चाटे दोगे, क्योंकि आप रिएक्ट करना जानते हो। और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो चाटा खा के आ रहते हैं, तो उनसे हमें मतलब नहीं है और वो इस वीडियो को यहीं पर डिसकंटिन्यू कर दें। मेरा कहना है कि जो व्यक्ति रेसिस्ट करने की स्थिति में है वो इस वीडियो को जो है आगे देखें। अब उस पॉइंट पर हमें एक बात समझ में आई कि अगला हमें मार रहा है और उसको हम रेसिस्ट कर रहे हैं, तो वहां पर हम अपना क्लेम रखने की स्थिति में है, और वही स्थिति जो है कोर्ट के अंदर है। साथियों, जब आपके विरुद्ध कोई नोटिस, कोई कार्रवाई आई है और आप चुप बैठ गए, तो वहां पर समझ लीजिएगा कि आपने उन एलिगेशन पर अपनी मौन स्वीकृति दे दी। इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लो। यहां मैं आप सबका ध्यान एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस की ओर दिलाना चाहूंगा, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का है, जिसका साइटेशन है 2010 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर पेज नंबर 444, जिसमें यह स्पेसिफिक है कि यदि कोई आपको नोटिस आया है और आप उसका रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर आपके विरुद्ध सेक्शन 114 सब क्लॉज जी इंडियन एविडेंस एक्ट में एडवर्स प्रिजम्पशन लेने की स्थिति कोर्ट के पास बन जाती है कि आप पर इतना गंभीर आरोप है, आप रिब्यूट करना क्यों नहीं चाहते हो। और एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि परिवादी पक्ष कभी भी सही फैक्ट्स पर नोटिस देता ही नहीं है। इस चीज को आप नोट कर लो। यस, आप इसको नोट रखो कि परिवादी पक्ष कभी भी सही स्थिति पर नोटिस नहीं देगा। अधिकांश नोटिस तो अनअकाउंटेड मनी के पर्सपेक्टिव्स में, उदाहरण के लिए कि आप मेरे पुराने मित्र हैं, वो तो है भाई, तभी तो आपसे जो है हमने उधार लिया है। एक समझने की बात मैं कह रहा हूं, तो आप हमारे पुराने मित्र हैं और आपने मुझसे जो है इतना रुपए उधार लिया और उसके पेटे जो है चेक दे गए। बट इस पूरे ट्रांजैक्शन में जो रियलिटी क्या है वो प्रोसिक्यूशन छुपा के चलता है। बट एक बात आप समझ लो कि जो रियलिटी है आपको अपने रिप्लाई के माध्यम से रिकॉर्ड पर लेके आना है। अगर आप 15 डेज मैक्सिमम मैं कह रहा हूं मैं रिप्लाई नहीं करते हो और जो नोटिस आपको दिया गया है उसके फैक्ट्स को एडमिट कर लेते हो, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या आएगा कि जब वो परिवाद पेश करेगा, कोर्ट आपको सम्मन करेगा, तो परिवादी अपनी कुटिल चाल के तहत सबसे पहले सेक्शन 143A NI एक्ट की अर्जी फाइल करेगा, जिसके अनुसार कोर्ट चेक अमाउंट का 20% तक अवॉर्ड कर सकता है। तो हम कितनी भारी मुसीबत में जो है फंस गए। अगर हमने इनिशियल स्टेज पर इफेक्टिव रिप्लाई किया होता, हमने इनिशियल स्टेज पर यह स्पेसिफिक किया होता कि आपने किस तरह से चेक का मिसयूज किया है और किस तरह से हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे और किस तरह से हमें आगे वर्कआउट करना है, तो वहां पर आपकी बात में दम होता। और जब कोर्ट में आप आर्ग्यूमेंट कर रहे होते तो आपका एक ही तर्क होता कि जो इसका नोटिस आया मैंने उसका रिप्लाई कर दिया और इसका फर्दर जो है वो रिजॉइंडर नहीं दे पाया। जो आपने डिफेंस सेटअप किया है, अगर वो रिब्यूट नहीं कर पाता है, उसको रिजॉइंड नहीं कर पाता है, तो आपके एलिगेशंस, आपके कंटेंशंस वहां पर प्रिवेल करेंगे। ये वैसी स्थिति है कि जैसे आपने नोटिस का कोई रिप्लाई नहीं दिया, जो आपकी उससे हो जाती है। तो मेरा कहना यह है कि जब भी आपको नोटिस आए परिवादी का, तो एक चीज ध्यान में रख लो कि वो नोटिस आपको मिला है या नहीं मिला है। अगर वो नहीं मिला है तो लौटने का जो है कारण क्या है। अगर वो अनक्लेम्ड है, रिफ्यूज्ड है और डिलीवर जो है नहीं हो पाया है ड्यू टू डोर लॉक, तो वहां पर कोर्ट में जाकर आप जो है रिप्लाई सबमिट कर दो अपना। क्योंकि एक युक्ति ये भी है कि आप कोर्ट जाके भी अपना रिप्लाई दे सकते हो, पर अगर आपको नोटिस मिल गया है, नोटिस आपके हैंड में है, तो वहां पर आप रिप्लाई जो है इमीडिएट करो, उसमें डिले मत करो। अब प्रश्न ये बनता है कि रिप्लाई करने का बेनिफिट क्या होगा और अगर रिप्लाई नहीं दिया तो हमें हानि क्या हो सकती है। साथियों, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप रिप्लाई नहीं दे रहे हो तो वहां पर जो फैक्ट्स
अवॉइड किए हैं कंप्लेनेंट ने अपने नोटिस में, उसको डीम टू बी एक्सेप्टेड जो है मान लिया जाएगा। और ऐसे कई अथॉरिटीज़ हैं जहां पर यह स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई नोटिस आपको दिया है और आपने उसका रिप्लाई नहीं किया है तो वहां पर आप परिवादी के पक्ष में प्रकरण को जो है मजबूत करते जा रहे हो। क्या आप चाहते हो कि परिवादी जो है जीत जाए? क्या आप चाहते हो कि इनिशियल स्टेज में हम लड़े बिना जो है जीत जाए? मैं जानता हूं कि आपका उत्तर नकारात्मक होगा, आप ऐसा नहीं होने दोगे, पर मैं आपको ये बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि आपकी उदासीनता, आपका रवैया ही आपको अच्छे केस में हरवा देता है। कारण क्या होता है कि हम थ्योरीज को असर्टेन नहीं कर पाते। उसने नोटिस दिया, हम लोग चुप बैठे में, और अल्टीमेटली वो आपका फायदा उठा रहा है। वो गलत होते हुए भी सही है और आप सही होते हुए भी गलत हो। तो आपका नहीं बोलना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी। एक बात मैं कह दूं कि जब भगत सिंह लड़ा अंग्रेजों से, तो आप क्यों नहीं लड़ सकते इन झूठे केसों से? लड़ो भाई, लड़ो, खड़े हो जाओ, और हम लड़ेंगे, निश्चित तौर पर लड़ेंगे। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न दिमाग में फिर घूम के आ रहा है उसी के कॉन्सिक्वेंटल में कि रिप्लाई देना कैसे है, इसके लिए वर्किंग एजेंडा क्या होगा और किस तरह से हमें वर्कआउट करना है। सबसे पहले जो नोटिस आपके सामने है उसको आप खुद से एनालिसिस करो, उस पर जो है पॉइंट्स शेयर करो, उसको बोलते हैं ब्रीफिंग करना। ये ब्रीफिंग से जरूरी है कि जब भी आप एडवोकेट के पास में जाओगे तो वो अवॉइड करेगा, नहीं रहने दे, इस पॉइंट को बाद में लिख देंगे, देख लेंगे, रिप्लाई क्यों करें, अपन डिफेंस खुल जाएगा। अरे अभी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे भाई? और आपको बोलना पड़ेगा। अगर आपका पक्ष नहीं है, आपका रिप्लाई नहीं है, तो किसी भी रूप में कोर्ट में कैसे लड़ोगे? कोर्ट पहला क्वेश्चन पूछेगी, भाई तुमको ये रिप्लाई मिल गया? आप बोलोगे हाँ जी, तो रिप्लाई क्यों नहीं करा जी इसका? बोले साहब वकील साहब ने मना कर दिया। तो वहां पर कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा, वहां पर आपका लिखा हुआ आपका रिप्लाई जो है आपकी हेल्प करने वाला है। तो रिप्लाई करो। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो तो आप उसके पक्ष को मजबूत कर रहे हो। आपकी एक खामोशी, आपकी एक चुप्पी उसके पक्ष को जो है मजबूत कर रही है। पहली बात तो हमें क्लियर हुई। दूसरी बात हमें उस पर करना है ब्रीफ एनालिसिस। ये क्या होता है ब्रीफ एनालिसिस? कि जो भी आपने ब्रीफ दिया है एडवोकेट को, उसकी छटनी होती है कि ऐसे फैक्ट्स जिसको हम प्रूव कर सकते हैं, जिसको हम करेंगे कैटेगरी नंबर ए के अंदर, और ऐसे फैक्ट्स जिसको हम प्रूव नहीं कर सकते, जिसको हम रखेंगे कैटेगरी नंबर बी के अंदर। और उसके बाद इस पर रिसर्च कराइए कि ऐसे कौन कौन से कानून हैं जो डिफेंस की हेल्प कर सकते हैं, और उन बिंदुओं पर पहले भी जो है केस खारिज हुए हैं, उन बिंदुओं को इंकॉर्पोरेट करते हुए एक इनपुट जो है तैयार होगा, और उस इनपुट को जो है रिप्लाई में इंसर्ट करो, ठोक के रिप्लाई करो, 50 पेज, 60 पेज, 70 पेज, 100 पेज का, और हर एक बात को उसमें लिख दो कि आपने टेक्निकली ये गलत किया है और आप इस तरह से जो है जिम्मेदार होंगे। जब भी आप रिप्लाई लिखो तो उसको बांट दो 6 कैटेगरीज के अंदर। नोट करो भाई, नोट करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। लिखो वो 6 कैटेगरीज क्या होंगी। सबसे पहले हमें लिखने हैं फैक्ट्स ऑफ द नोटिस। क्लियर हुआ? फैक्ट्स ऑफ द नोटिस। नंबर बी, द लीगल पोजीशन अवर्टेड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कंसर्निंग योर नोटिस। और ये अवरमेंट होने चाहिए हमारे डिफेंस के लाइट में। तीसरा इंपॉर्टेंट एजेंडा, अब हमें हमारा डिफेंस जो है कंक्लूड करना है। चौथी बात, आप पर क्या क्या काउंटर अटैक हो सकते हैं, इसको भी आप लिख दो। पांचवी बात, कंक्लूजन्स। और छठी बात, अगर आप कोर्ट में बढ़े तो मुझे भी आपके विरुद्ध इन धाराओं में कार्रवाई करनी पड़ेगी, और इन धाराओं में जो है आपका प्रोसिक्यूशन हो सकता है। अगर ये रिप्लाई कर दिया, यकीन मानना परिवादी उसको सेटल नहीं कर पाएगा, परिवादी उसे काउंटर नहीं कर पाएगा, और निश्चित तौर पर हमारा पक्ष जो है काफी मजबूत हो जाएगा, चाहे वो 143A के एंगल से हो, चाहे 148 के एंगल से हो। तो घबराने का नहीं है साथियों, केवल अपना मनोबल बढ़ाओ, अपने आप को अपडेट रखो, अपने आप को लीगली बूस्टअप रखो। कोई हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता, पर हमें मजबूती से अपना पक्ष रखना पड़ेगा, कमजोरी से पक्ष नहीं रखना है। बार बार मैं कह रहा हूं, और किसी के हम एहसान में नहीं जिएंगे। गलत हुआ है तो उसका ठोक के जवाब देंगे। तो लड़ो, तैयार रहो, और निश्चित तौर पर जो हम जीतेंगे। तो साथियों, अगर आपको बात समझ में आई, टॉपिक ठीक लगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।